हाय गाइस, दिस इज जैद अहमद खान। गुड इवनिंग। बार बार मैं यही कहता हूँ कि मुद्दा हमारे बीच में कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग कारनामे ऐसे करते हैं कि बातचीत करने का बहाना होता है। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने शो पे जिसका नाम है मुद्दा क्या है। आज हमारे पास ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारे कारनामे किए हैं और उस ऊंचाई तक पहुंचे हैं जहां तक लोग सोच नहीं सकते। चलिए रूबरू कराता हूँ हमारे डायरेक्टर नज़ीर साहब से। आदाब जैद मियाँ, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप फरमाइए। बस आपकी दुआ है और आप हमें मिले यहाँ पर, और आपके चैनल के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत दुआएं। और ये मुद्दा क्या है जो प्रोग्राम है आपका, ये कामयाब रहे, ये हम दिल से दुआ करते हैं। बहुत बहुत और शुक्रिया। आप इतना मेहनत कर रहे हो और ज़रूर रंग लाएगी। मैं चाहता हूँ शुरू से शुरू करें। आपका जन्म स्थान और आप कहाँ पैदा हुए, किस परवरिश में पैदा हुए, बॉलीवुड में कैसा रुख हुआ, तो मैं चाहता हूँ शुरू से शुरू करें। हाँ, मेरी शुरुआत तो बहुत अच्छी थी क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था। और फिर हम कर्नाटक के एक बेलगाम शहर में के पास एक टाउन है, वहाँ पर हम पैदा हुए, वहाँ पर ही एजुकेशन हुआ। तो हमारा शुरुआती दौर में कन्नड़, हिंदी, उर्दू, ये सारे लैंग्वेज में हमारा एजुकेशन हुआ। और 12th साइंस के बाद हम इंजीनियरिंग किए। उसके बाद हम कुछ नया, कुछ अलग करने के लिए घर छोड़ दिए जी। और फिर हम कहीं और जा रहे थे। तो कॉलेज के वक्त से ही हमको लिखने का बड़ा शौक था। जी। तो हमको ऐसा था कि कभी कोई फिल्मी कोई टकराए हाँ। तो बम्बई से जब गुजरेंगे तो मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए रोकूंगा। वो राह भी जानना चाहेंगे जहाँ पे आप जाना चाह रहे थे, उसमें आप साइलेंट खामोश हो गए क्योंकि जनता सब जानती है और बहुत सारे पहलू मैं उजागर करता हूँ। तो नज़ीर साहब ने अभी तक किसी को नहीं बोला कि वो कहाँ जाना चाहते थे। ये तो पता है सबको कि वो पहुँचे कहाँ हैं, जिस मकाम पे हैं, लेकिन वो पहले कहाँ जाना चाहते थे वो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं थी क्योंकि एक जब ये इंसान कुछ अलग करना चाहता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपने एजुकेशन तो कर लिया, घर में सब सही चल रहा है, लेकिन कभी ये भी हर कोई, बहुत सारे लोग, भाई ये इश्क एक ऐसा मर्ज है या जो बीमारी है या कुछ भी है, रोग है। तो वैसा भी था थोड़ा कि एक हमारा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। तो हमने सोचा था कि यहाँ से हम कहीं और जाए क्या, हम तो शायद आउट ऑफ कंट्री भी जाने का सोच रखे थे। ओके। और दुबई या यूके, यूएस जाने का सोच रहे थे। तो हमें पता नहीं था कि कैसे जाया जाता है। तो हम पहले तो ऐसे ही घर छोड़ के आ गए बिना सोचे समझे, क्योंकि भले पढ़े लिखे बहुत थे लेकिन बाहर का नॉलेज हमको जीरो था। जी। क्योंकि घर में सारी चीज़ें अवेलेबल थी तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हम पढ़े लिखे बेवकूफ़ बन गए शुरुआत में कि वो एजेंट बोले कि 1-2 महीना रुकना पड़ेगा, ऐसे वैसे। तो हम ऐसे ही भटक रहे थे। तो ये ऊपर वाला चाहता था शायद कि वो जहाँ हम जाना चाहते थे वो मंजिल तो नहीं, मैं वो वजह भी जानना चाहूँगा क्योंकि इश्क की राह है, कहते हैं किसी बड़े आदमी, किसी बुजुर्ग ने कहा है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। जो मोहब्बत है, जो आशिकी है, जो प्रेम है, तो वो इतना आसान नहीं है, हर इंसान को नहीं मिला। मतलब अगर बॉलीवुड के भगवान सलमान खान की बात की जाए तो उनको उनकी मोहब्बत नहीं मिली। तो फिर हम तो सोचते हैं कि चलिए हम उनकी राह पे ही जी रहे हैं। तो आप किस मकाम तक मोहब्बत में पहुंचे थे और कहाँ आपकी चीज़ें टूटी थी? हालांकि आपका ये सेपरेशन है और आप अगर चाहें तो बता सकते हैं कि नहीं बताना है, क्योंकि आप तो सारी चीज़ें निकालोगे क्योंकि आप पर्सनली भी हमको बहुत अच्छे से जानते हैं जी। और जहाँ तक आपने ये बॉलीवुड के सबसे बड़े मेगा स्टार सलमान भाईजान का नाम लिया, तो हम शॉर्ट में कहना चाहेंगे कि हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल उनकी तरह ही चली है। बस वो बड़े पैमाने पे है और हम छोटे पैमाने में, या जो हम मुझे जानते हैं। जी जी। और हमारी फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग, और मैं थोड़ा सा रिजर्व हूँ, हर किसी से ज़्यादा मिलता नहीं हूँ। जी जी। तो क्योंकि मैं एक्टर तो हूँ नहीं आप लोगों की तरह, तो मुझे
जो एक्टर लोग हैं या मेरे फिल्म फेटर्निटी से जो लोग हैं, इनके सिवा जो नॉन फिल्मी लोग हैं उनसे मिलना कम होता है। सही। तो हर किसी को ये बातें हाँ, हर इंसान रिजर्व रहता है जी। लेकिन मैं फिर से आपको वहीं पहुंचाना चाहता हूँ कि तो जो आशिकी का महज दौर था आपके, तो कहाँ तक कबूलियत हुई, कहाँ तक रूठे और क्या तो हुआ? ऐसा था कि उस जमाने में जब हमें मोहब्बत हुई थी पहली बार किसी से, क्योंकि पहले से गॉड गिफ्टेड ऊपर वाले ने कॉलेज के टाइम में वगैरह लड़कियां इर्द गिर्द रहती थी हमारे। कुछ तो हमारे दोस्त हैं, उनका नाम मैं दूंगा, अभी बात निकली है तो कोई भरत था, कोई अनिल था, कोई शंकर थे। तो ये लोग कहते थे कि तुम क्या कृष्णा हो क्या, लड़कियां इर्द गिर्द रहती है। तो दोस्त मेरी रहती थी तो लेकिन प्यार क्या होता है हमको कभी समझ में तब तक नहीं आया था। जी। तो कॉलेज में कोई किसी को बात कर रहा है या कुछ कर रहा है तो उसके साथ नाम जुड़ जाता था, तो हम उसको ऐसे ही कैजुअली लेते थे। लेकिन एक लड़की से हमको मोहब्बत जब हुई तब हमको लगा कि यार मतलब ये दुनिया कुछ अलग है। तो उस दौर में जो आजकल फ़ोन है, ये चीज़ें हैं, व्हाट्सअप है, तो आप डायरेक्टली कनेक्ट होते हो। 8 दिन में जमी तो ठीक है, नहीं तो ब्रेकअप हो जाता है। हमारे वक्त में ऐसा नहीं होता था। हम किसी से कभी कोई मिलता या दिल लग जाता था तो वो महीनों महीनों तक रहता था, मिलना नहीं होता था, लेकिन वो चीज़ें, वो जो फीलिंग्स है वो बनी रहती थी। तो कभी मिलना है तो महीने में या 15 दिन में, हफ्ते में ऐसा टाइम डिसाइड होता था। तो आधे घंटे के लिए छुप के कभी मिल लिए, यही होता था। तो वो इश्क में कोई हमारा रिलेशन नहीं हुआ था, लेकिन दिल से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि वो आज तक कायम है। तभी तो गाना फेमस है कि 3:30 बजे पान की दुकान में लोग मंदिर का सहारा लेते थे, गुरुद्वारा जाते थे। एक टाइमिंग फिक्स होती थी कि इस नज़रिए से, इस बहाने से कोई बाहर आए और मुलाकात हो जाए। आज का प्यार ये है कि व्हाट्सएप से शुरू होता है और इंस्टाग्राम में आके खत्म हो जाता है। तो वो दौर का ही प्यार मेरे हिसाब से, मैं तो मिडिल एज में हूँ, मैंने वो थोड़ा दौर वो भी देखा और ये भी इसमें भी देख रहा हूँ। तो बहुत मुश्किल होती थी मीटिंग करने में। बताइए कैसा रहता था? हाँ, उस वक्त तो बहुत मुश्किल होती थी यार, लेकिन वो प्यार जो था वो उसमें जो मज़ा था, और वो आज भी आप सोचिए कि उस दौर में आज से करीब हो गए होंगे इस बात को 27-28 साल, और तब से लेके अब तक वो जो दूसरे भी 1-2 अफेयर हो गए यहाँ आने के बाद, लेकिन वहाँ से जो शुरू था वो आज तक मतलब वैसे ही तरोताज़ा है। हाँ, वो कहाँ है, किधर है, उसके लिए नाम नहीं सोचे। नोटिस कीजिएगा, क्योंकि कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान पहला प्यार कभी नहीं भूलता है। वो चाहे कितना भी खुश हो जाए, चाहे जितनी भी जिस्मानी ताल्लुकात में आ जाए, लेकिन पहला प्यार पहला ही। बिल्कुल, आप जैसे आपने कहा कि वो जो मुद्दा क्या था, तो और वो कैसे अब तक बरकरार है, लेकिन आप कैसे उसमें से बाहर आए। जी जी। उसकी वजह ये थी कि जो वहाँ बैठे ऊपर वाला, उन्होंने जहाँ हम जाना चाहते थे, वो तो बस एक मंजिल की तलाश में निकले थे जी, लेकिन उन्होंने जब यहाँ पर जो हम जहाँ पर हैं जी, इस फिल्म इंडस्ट्री में जी, यहाँ पर लाकर हमको फटका यहाँ की लैंग्वेज में अगर कहें तो जब वो हमें यहाँ पे एंट्री दिलाए बॉलीवुड में, तब हमको इस बात का इशारा हुआ कि जो हम जाना चाह रहे हैं, ऊपर वाला हमको इस लाइन में आने के लिए लोग कहाँ से आते हैं। एग्जैक्टली। और मैं मानता हूँ कि मैं लकी था, लेकिन मेरे पीछे कुछ भी चीज़ें ऐसी हुई होगी कि मुझे बिना किसी ज़्यादा स्ट्रगल के मैं सीधा आ गया, और शूटिंग चल रही थी तो मुझे काम मिल गया। हर किसी के साथ ऐसा होता नहीं है। मैं एक चीज़ में और रोशनी डालना चाहूँगा, बहुत सारी फिल्मों में ऐसा बताया भी गया है कि टूटा हुआ आशिक ज़मीन से पानी निकाल सकता है। मतलब इतनी मेहनत, टूटा हुआ आशिक ऐसा होता है ना कि इतनी मेहनत करता है कि कहीं ना कहीं उसको सक्सेस मिलती है। मानते हैं आप ये? बिल्कुल बिल्कुल हकीकत में, क्योंकि मैं खुद जिस जगह से आता हूँ तो वहाँ पर हिंदी थोड़ी कम चलती है जी, और हिंदी का एक्सेंट भी अलग है, हैदराबादी से भी अलग है। तो कर्नाटक की उस तरीके की हिंदी होती है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो हम ऐसे बात नहीं कर सकते अगर वहाँ से आते हैं। जी जी। फिर उसके साथ साथ क्या होता है कि जो मेरी फिल्म थी वहाँ कन्नड़ फिल्में चलती थी, साउथ की चलती थी, हिंदी कभी मतलब हम लोग तो फिर भी उतने जानकार थे पहले से। लेकिन
यहाँ के फील्ड का, जैसे नॉर्थ के जो लोग हैं यूपी बिहार दिल्ली वगैरह से, उनके कनेक्टेड दोस्त वगैरह रहते हैं। हमारे यहाँ से कोई भी आज तक कोई कनेक्शन ही नहीं था। कभी कोई दूर का कोई पता चला कि वो कोई खड़ा था कोई फिल्म में, तो वो सुन के अच्छा ऐसा होता था हमारे लिए। तो ये तो मतलब वो दूर की बात है, कभी सोच नहीं सकते थे कि यहाँ हम आएंगे। जी। तो जब इंटर किया तो मैं खुद अपने आप को 2-3 दिन तो खुद समझ नहीं पा रहा था, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि, तो मैंने किसी को बताया जैसे कि मेरे साथ में जो चीज़ हुई थी पीछे, तो मेरा जो प्यार का, आप जो जहाँ पर आ रहे हैं वहाँ आता हूँ मैं, मुद्दा जो है वो मुद्दा ये था कि वो जो प्यार था, वो जो मैं टूटा था अंदर से, वो सब मैंने अपने काम में डाला। यही है, मैं यही सलाह देता हूँ यंगस्टर को जो उम्मीद करते हैं कुछ मकाम हासिल करने के लिए। जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है तो आपको सही इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा काम ढूंढने पे इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए ब्रेकअप, मोहब्बत, प्यार तो होता ही रहता है, उम्र है होती रहती है, लेकिन उसके लिए अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी चाहिए। बशर्ते अगर ब्रेकअप होता है, कुछ चीज़ें होती हैं ना, तो आप उससे बाहर निकले और कोशिश करें अच्छे काम करें। जो आपकी एनर्जी है, जैसे आप रो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसको सही से इस्तेमाल करें, ऊपर वाला ज़रूर राह दिखाएगा। मैं ये कह राह से याद आया मुझे, तो आपको किसी ने राह दिखाई थी मुंबई के, किसी के साथ आए थे या कैसा सफ़र था? आप मैं कैसे अकेला आया था बचपन में एक आध बार, मतलब जब समझ में नहीं आता 5-7 साल पहले आया था, लेकिन तब तो क्या समझ होगी। लेकिन जब अपने से आया तो मैं खुद ही आ गया निकल के, ऐसे ही हवा में आ गया। लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ रहना, ये घूमना, यहाँ सर्वाइव करना, तो मैं तो पहले तो भटक ही रहा था। और भटकते भटकते ही ये मुझे शूटिंग का, यहाँ सात बंगला में ही शूटिंग हो रही थी। तो आप वहीं से मन बना के आए थे कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, मुझे तो पता ही मुंबई मतलब किसी की वजह से आए थे? जब शुरुआत में जैसे कहा कि मैं कुछ लिखता था, और मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन था। ग्रेट। और कौन नहीं था, मतलब मैं भी था वैसे ही। तो मेरी किस्मत में क्या था कि एक ऐसे सब्जेक्ट लिखा था मैंने, और वो सब्जेक्ट में मुझे ये था कि फिल्म इंडस्ट्री क्या है, ये तो हम यहाँ अंदर आने के बाद पता चला कि ये अलग अलग, हर किसी का अपना अपना प्राइवेट है सारी चीज़ें। लेकिन तब ऐसा लगता है, भैया बाहर से बाहर वालों को ऐसा ही लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री मतलब एक है। तो जो भी फिल्म इंडस्ट्री वाला मिल जाएगा तो मैं उसको ये मेरा सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है वो दे दूंगा। और मुझे तो यकीन नहीं था कि वो उसको देख के मैं निकल जाऊँ, मुझे उसका कुछ मिलेगा नहीं, ये सारी ये नहीं थी। मतलब इनका कहने का मतलब है जो जुनून भरी दास्तान थी, मोहब्बत की कहानी थी, ये चाहते थे कि उसको उस दर्द को स्क्रीन पे निकालें, कोई इनकी कहानियों को जीवंत करे और को स्क्रीन प्ले हो, बाकायदा फिल्म बने, ताकि इनकी जो आशिकी है वो फिल्म में दर्शाए। यही था, और वो वैसी ही फिल्म भी है। तो अभी ऊपर वाला ये चाहता था कि मैं धीरे धीरे असिस्टेंट डायरेक्टर से चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर शेड्यूलर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर, ये क्रिएटिव डायरेक्टर, इस लेवल पे मैंने काम पूरा किया आपके सामने। तो इतने सालों में इतने बड़े बड़े बैनर्स के साथ, बालाजी हुआ, यशराज के हुए, कलर्स चैनल में हुआ, तो ये सारे मैंने काम किए हुए हैं। तो ये जो मैंने काम करके, मुझे लोग जल्दबाजी करके कुछ करते थे, तो मुझे था कि एक एक करके मैं सीखूं हर चीज़, क्योंकि मेरे लिए शुरुआत में तो स्ट्रगल। आपके कामों में रोशनी ज़रूर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा आपको लग रहा था कि आप कहानी लिख रहे हैं, लेकिन लिखने वाला तो ऊपर वाला है। Yes. उसने आपको बुलाया, और आपको कभी ये लगा कि आपने जो कहानी लिखी है आप ही उसके साथ न्याय कर सकते हैं, आप ही उसको डायरेक्ट कर सकते हैं? आपको ये कब लगा कि मैं डायरेक्शन फील्ड में जाना चाहता हूँ? कभी एक्टिंग का शौक? शुरुआत मेरी डायरेक्शन से हुई, यही सबसे पहले ऊपर वाले ने मुझे सिखाया। ठीक है, होता क्या था कि जैसे आपका मैं फ्रेंड होता है, किसी एक्टर का फ्रेंड होता, तो मैं कभी एज एन एक्टर अपने आप को ये नहीं किया, कंसिडर नहीं किया, ना मैं गाँव में, ना आज, ना कभी। यहाँ आने के बाद किसी ने सलाह नहीं दी कि लुक भी अच्छा मुझे है? कुछ लोग बोले, लेकिन मैं चाहता ही नहीं था। आपने यशराज का कभी ये सुना होगा, एसजी का, तो वो भी, उनको भी बहुत बोलते थे। वो तो उनकी हाइट वाइट थी तब, अमिताभ बच्चन ऐसे लंबे लंबे एक्टर्स होते थे, लेकिन वो कुछ क्रिएटिव लोग होते हैं जो पहले से होते हैं, उनके दिमाग में ये विजन ही उनका होता है कि एक्टर, मतलब मैं ऐसे गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे ऐसे जैसे सुभाष घई, रोहित शेट्टी आते हैं, ऐसा करके जाऊँगा, मतलब प्रोफेशनली एज एन एक्टर मैं नहीं चाहता हूँ। मैं कभी कभी गा भी लेता हूँ, बट प्रोफेशनली आई वांटेड टू बी बिहाइंड द स्क्रीन, आई एम गोइंग टू बी क्रिएटर। मतलब मुझे क्रिएट करना पसंद है और अपने भी क्रिएशंस रखना भी पसंद था।
मैं अब ये बात बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मेरी भाई बहन को पता है कि मैं छोटा था, फिल्म लाइन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन गली के बच्चों को लेके मैं वो फिल्म से बल्ब लगा के दीवार पे फिल्में दिखाता था उनको। ओह ग्रेट। तो हाँ, लेकिन ये सब सपनों से बाहर था, ये कभी सोचा नहीं था। गाइस मैं फिर से बता हाँ, देता हूँ। मैं बात करता हूँ कि ये प्यार का मुद्दा वहाँ पर आता है कि मैं उस जो लड़की जहाँ मेरा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, जो मेरी किस्मत में नहीं थी, जी। उसको भी एक क्रेडिट जाता है, क्योंकि उसके वजह से शायद मैं इस लाइन में आने के बाद मुझे वो सेटिस्फेक्शन, एक प्यार मिला, और मैंने पूरा अपना प्यार यहाँ रखा। उसके बाद भी जितने आर्टिस्ट हैं, लड़कियाँ वगैरह मिलती गई, लेकिन मुझे ये अंदर से ये था कि भाई मेरा पहला प्यार मेरा काम है जी। उसके बाद कोई भी हो। तो मैंने उनको, हर जो लड़की आई वो शायद उनसे भी जो बाद में ब्रेकअप हो, वजह ये कि मैं काम में इतना ज़्यादा फोकस था। सो गाइस समझ रहे हैं, जो लोग बीच में जुड़े तो उनको फिर से बता दूं। हाय, दिस इज जैद अहमद खान, मेरा नाम जैद अहमद खान है। मैं शो कर रहा हूँ मुद्दा क्या है। मेरे साहब हैं नज़ीर साहब, डायरेक्टर हैं, और बहुत सारी इनकी कहानियाँ रूबरू हो रही हैं आपके साथ, बचपन से लेके अभी तक क्या क्या इनकी लाइफ में घटा, क्या क्या हुआ, सब ये बताने वाले हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं, इनका जो प्यार का स्पार्क था इन्होंने काम में इस्तेमाल किया, और आज इस मकाम पे मैं जानना चाहता हूँ, आप मुंबई तो पहुँच गए, और आप पहला दिन क्या था जब आपने यहाँ का डायरेक्शन, यहाँ का काम देखा, वो किस शूटिंग में कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो? जैसे कि मैं पहला शूट देखा, देखने के बाद मुझे वहाँ से काम मिला, दूसरे दिन बुलाया गया मुझे। बुलाने के बाद ये गोरेगांव फ्यूचर स्टूडियो में शूट था, और विमल कुमार जी अभी पुरानी बहुत सारी फिल्में बनाई थी उन्होंने, सुनो ससुर जी, गणेशा, और भी बहुत सारी। तो विमल कुमार जी की फिल्म एक साथ दो शूट कर रहे थे वो। एक तो सुनो ससुर जी थी और एक गणेशा था। गणेशा में नया लड़का था, वो अभी आजकल तो दिखता नहीं, और वो बिल्कुल सलमान खान की जैसी बिल्ड थी। मैं दूर से जो नज़र पड़ी, कोई लोग काफ़ी सारे वहाँ पे जमा है, भीड़ लगी हुई है दूर से, लेकिन वो वैसे गाड़ी पे खड़े थे तो मुझे लगा सलमान खान है, बैक से देख रहा था मैं। तो तब सलमान खान की जो बॉडी थी, ऐसा वी शेप बॉडी थी ना, तो वी शेप बॉडी तो क्रिएट ही सलमान भाईजान ने की। तो ऐसी बॉडी मैंने दूर से देखा, मैं तो पागल की तरह दूर था, भागता हुआ चला गया सेट पे। चलते सेट पे जो गया तो वहाँ पर थोड़ा बहुत सारा हंगामा हो गया, क्योंकि मैं नया आया था, मतलब टाउन से आया था। तो वो जो चीज़ें हैं वो लोग देख के, जो वहाँ पे एक पुलिस वाला भी था, जो पुलिस वाले ऑफिसर तो था ही, लेकिन जूनियर आर्टिस्ट को ड्रेस पहनाया था जो पुलिस वाले का, उसमें रोल भी था वो, और वो सबको ऐसे भीड़ को थोड़ा सा ये कर रहा था, कंट्रोल भी कर रहा था। तो वो डंडा लेके मेरे पास आ गया, तो एक जगह पे मुझे खड़ा कर दिए। तो फिर मैं देखता खड़ा रहा, शाम खत्म होने तक खड़ा रहा, और जाके मैं एक इंसान से पूछा, और वहाँ मुझे काम मिला। ग्रेट। जैसे काम मिला तो दूसरे दिन मुझे काम भी मिला, कन्वेंस भी मिला। मेरी शुरुआत एज असिस्टेंट डायरेक्टर मेरा काम शुरू हुआ। ओके, तो क्या प्रोजेक्ट था वो? इसका नाम था गणेशा। अच्छा, गणेशा फिल्म। दोनों एक साथ ही बन रही थी, तो 4-5 दिन की शूट होती थी गणेशा की, फिर 4-5 दिन की शूट, या एक शेड्यूल जैसा 5-10 दिन का वो सुनो ससुर जी का करते थे जी। तो उस हिसाब से इनके साथ पहला जो शेड्यूल था मेरा उतना हुआ, एक 15 दिन का, इधर ही बॉम्बे में सारे अलग अलग शूट पे। फिर विमल जी का ऐसा था कि वो एक शेड्यूल के बाद 2-3 महीना गैप हो जाता था, तो मैं तो काम ये 15 दिन कर लिया, बीच में 1-2 दिन का गैप ऐसे करके। उसके बाद गैप होने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, और वहाँ से जो मैं 1.5 महीना भटकता, लेकिन मुझे एक टीवी सीरियल तब मिला। वो टीवी सीरियल मिला, वो टीवी सीरियल मिलने के बाद पहले जो 1.5 महीना भटक गया था, तो मैं बोला कि अब भटकना नहीं। मुझे एक पॉइंट्स मिल रहा है यहाँ पे, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि पहला काम हो सकता है, बहुत सारे लोगों को पहला काम बहुत आसानी से या फिर मिल जाता है, लेकिन उस काम को मेंटेन करना, वो उस कमाई को मेंटेन करना, और दूसरा काम लाने में और दूसरा काम निकालने में शायद उससे ज़्यादा मेहनत पड़ती है, क्योंकि पहला काम हो सकता है अट्रैक्शन में, या फिर आप अवेलेबल हो वहाँ पे, कोई आपके जगह ना मौजूद हो तो मिल जाता है, लेकिन दूसरा काम थोड़ा काबिलियत पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपने एक कर लिया, एक्सपीरियंस हो गया,
हालांकि आप सीधे सीधे अगर घर से आए हैं तो उतना नॉलेज नहीं रहती, लेकिन दूसरे लोग टेक्निकल लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है कि आपने एक फिल्म कर ली, 15 दिन का शेड्यूल कर लिया, तो आपको कुछ ना कुछ तो नहीं वो सब उस वक्त तो पूरा तकदीर का खेल था, क्योंकि आजकल थोड़ा सा जो ऑनलाइन हो गया है, जो इंस्टा और बाकी सारी चीजें हैं, तो पहले से कनेक्टेड हो जाते हैं, काम भी पहले से ही हो जाते हैं। तो पहले क्या था कि इंसान ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते भी पहुंच जाता था, वो रिलेशन से ही होता था पहले काम। ये बात मेरे पुराने जो है, मतलब 2010 के पहले के जो लोग हैं वो सब एग्री करते हैं कि पहले जो काम होता था, जैसे आप हम मिले हैं, जानते हैं, तभी काम होता था। अभी क्या है कि आपके एक एक प्रोजेक्ट में 10-10 असिस्टेंट रहते हैं। पहले क्या होता था, टाइम सीवी का टाइम हो गया, रिज्यूम का टाइम हो गया। पहले आपकी जबानी काफी थी, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पहचान है, जानकार है, इनको रख लीजिए, कोशिश कीजिए, तो ऐसा चलता है। और क्या होता है कि जैसे कि मैं पहली बार मिला तो मुझे तो कोई जानता नहीं था, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि वो जिसको मैंने काम मांगा वो मुझे देख रहा है, देख के उनको समझ में आया कि ये मतलब एक होता है ना कि किसी ने भेजा और आपका काम हो रहा है, तो बोला कि सर मैं काम ढूंढ रहा हूँ, मैं बहुत भटक रहा हूँ, ऐसे बाहर से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अजीत भाई ये मेरी तरफ से रख लेना, असिस्टेंट चाहिए तो आपको, फिर हुआ था काम। ओके ग्रेट। सो कोई एक इंसान होता है जो आपकी तकलीफ समझता है, उस मकाम तक पहुंचाता है, जैसा पहला पैर वैसा ही वो इंसान, क्योंकि आपके काम में उसने शुरुआत कराई। सो आपने शुरुआत तो कर ली, और यहाँ पे कभी आपको सर्वाइवल पे दिक्कत हुई है? क्योंकि यहाँ पे रहना बहुत कॉस्टली था, उस टाइम भी कॉस्टली था, क्योंकि जितनी सैलरी उतना ही सर्वाइवल, जैसे अब सैलरी बढ़ गई है तो उतना कॉस्टली, महंगाई बढ़ गई है। तो उस टाइम में मतलब फैमिली सपोर्ट था या फिर क्या, कैसे? नहीं, ऐसा है कि जो मेरा दौर रहा है 2001 के एंडिंग या 2 से लेके आज 23 तक, मैं 24-25 तक मैं जो काम कर रहा हूँ, इस बीच में लॉकडाउन का दिन थोड़ा टाइम चला, और थोड़ा सा और मैंने भी काम लेना बंद कर दिया, मतलब अपने से काम लेना बंद कर दिया। अदरवाइज मेरे लोग जानते हैं कि मैं आज भी कोई प्रोडक्शन हाउस में जाके फिर से टीवी कोई पकड़ लूँ तो 1 आध शो के साल 2 साल में चला जाएगा। तो होता क्या था कि शुरुआत में जो मुझे वो मिला, तो गॉड ग्रेस, आपको फॉर एग्जांपल आप एज एक्टर हो, तो आपके सामने उस टाइम में क्या होता है, 2-3 ऐसे ऑप्शन होते हैं, तो आपको क्या कौन सा पैकेज चाहिए, मतलब आप सीरियल पे जा रहे हो तो आपकी सीरियल की लाइफ बनेगी, और ये सब प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हैं। अगर कोई बंदा भोजपुरी करता है तो भोजपुरी में रहेगा, ये हकीकत है। उसको वहां से फिर बॉलीवुड में आना बहुत भारी पड़ता है। जी जी, जैसे रवि किशन जी देखिए, अभी जाके वो आ रहे हैं, एज ए हीरो नहीं आ सकते, एक आध कभी उस तरीके का भी अपना उन्होंने बनाया अपने। यहाँ पे सर का कहना ये है, मुद्दा ये है कि अगर किसी इंडस्ट्री, रीजनल सिनेमा या किसी पे आप बिलोंग करते हैं ना, तो क्विट करने में या चेंज करने में थोड़ी सी तकलीफ तो होती है, क्योंकि दर्शक जो हैं, जो आपका ऑडियंस है ना, वो बंध जाते हैं। अगर आपने कोई टीवी किया है, जैसे कि मोहित रैना की बात करता हूँ मैं, उन्होंने एक बार महादेव का किरदार कर लिया, तो उनको कुछ बॉलीवुड के ऐसे लोग हैं या ऑडियंस हैं, उन सारे किरदारों में नहीं, काफ़ी 5-6 साल उनकी छवि बुलाने में लग गई। नहीं, अभी मैं राजीव खंडेलवाल जी की बात करता हूँ, उनका जो सीरियल था कहीं तो होगा, उनका सीरियल शुरू होने के 2-3 महीने बाद, तब मैं बालाजी में था, पिताजी के बालाजी में जी, तो राजीव खंडेलवाल, रामना शरीफ, इन लोगों के साथ कहीं तो होगा मैंने किया। मैं वहाँ पे शेड्यूलर ईपी बन के ज्वाइन हुआ, तब तक मैं असिस्टेंट डायरेक्टर, चीफ असिस्टेंट कर चुका था। जी जी। फिर वहाँ से राजू जी ने 2-5 साल जो भी किया, फिर उनको लगा कि मैं टीवी पे ही अटका हुआ हूँ, तो उन्होंने ब्रेक लेके फिल्मों में मतलब शुरू किया जी। तो वैसे सुशांत सिंह भी है, तो शाहरुख खान जो हमारी टीम है, वो तो उन्होंने तो सबको सिखाया थोड़ा सा, तो बाकी जो कुछ एक्टर जो टीवी से बाहर आए, तो मैं तो जैसे जितना तब से लेके नीचे ग्राउंड लेवल से यहाँ तक अभी एज ए डायरेक्टर के तौर पे, और अपनी फिल्मों के तो 1-2 फिल्में जो कर रहा हूँ जिसमें आप भी काम कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो यहाँ आने तक का जो मेरा सफर है, वो एक अपने अपने इंस्टीट्यूट है। तो मैं ऐसा धीरे धीरे, मतलब एक इंटरव्यू कम पड़ जाएगा, फिर भी जितना हो सकता है शॉर्ट में। नहीं, मेरा वादा है, we have a time, को सीख मिल जाएगी। we have a time। इस लाइन के जो आने वाले या जो कुछ लोग शुरुआत भी कर चुके हैं, कुछ लाइन में है, तो क्या है, आप 25-50 साल रह के भी
सारे काम एक साथ नहीं कर सकते सही इसमें। बात, सही तो इस वजह से क्या होता है कि कोई एक बंदा कोई फील्ड होता है, जैसे मैं डायरेक्शन में हूँ तो एज ए डायरेक्टर ही सब रहता तो मैं भी एक्शन कट वही करता रहता, सही बात। और वही टीवी में करता रहता, क्योंकि मुझे टीवी में ज़्यादा काम किया मैंने, क्योंकि खुद को मेंटेन करना था, या बम्बई में या लोखंडाला में रहना था, सर्वाइव था। तो आपको फ्री रहते ही ज़्यादा गैप करके नहीं चलेगा, तो इस हिसाब से मैं करता रहा। लेकिन शुरुआत जब मेरी फिल्म की हुई, वहाँ मुझे टीवी सीरियल मिला और मैं डेली बिजी हो रहा था, तो मुझे वर्कहोलिक था मैं, तो मुझे काम करना पसंद था, सुबह शाम काम करता, महीने से 30 दिन काम करता। तो आपके घर में कोई बैकग्राउंड में होता, मतलब मेरे कोई होते, या कल को मेरे कोई बच्चे या मेरी फैमिली में कोई होगा तो मैं उनको गाइड कर सकता हूँ। Exactly. तो ये जो लोग कहते हैं ना नेपोटिज्म वगैरह, सारी बातें मैं कर ही रहा हूँ आपके सवाल से पहले। तो मैं उन मुद्दों से पहुंचूं, हाँ, वैसे तो नहीं जवाब दे रहे, बोलिए। हाँ, तो नेपोटिज्म वगैरह जो बातें होती हैं वो क्या है कि हम अगर देखते हैं कि कोई बंदा कोई पॉलिटिशियन है तो उसका बेटा पॉलिटिशियन बना, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। सही बात। कोई ड्राइवर का बेटा ड्राइवर बने, टीचर का बेटा टीचर बने, तो उसको गॉड गिफ्टेड उसके बाप की तरफ से थोड़ा सा जो पेरेंट्स से उनको गॉड गिफ्टेड मिलता है। सही बात। इसी तरह कोई एक्टर का बेटा या डायरेक्टर प्रोड्यूसर का बेटा है जो फिल्मी फ्रेटर्निटी का उसको गाइडेंस मिलता है। तो जैसे मेरा जो टाइम चला गया उसमें मुझे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, हर चीज़ से सीख मिलती है, और वो मैं सर्वाइव करके, मतलब अभी मेरे पुराने लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि पुराने कोई बचे नहीं मेरे टाइम पे, एग्जैक्टली, एक दो लोग ही नजर आते हैं। सही बात है। तो ये इतना यहाँ पर सर्वाइव करके टिकना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक और पहलू पे नज़र डालता हूँ कि जिस तरह बातें खुल रही हैं, आपने कहा कि काम किस तरह हासिल हुआ, कैसी चीज़ें चलने लगी। आपने कहा कि मुश्किल बहुत होती है, आपने अगर रीजनल सिनेमा कर लिया, भोजपुरी कर लिया, या फिर गुजराती कर लिया हिंदी में आने में। हमने मोहित रैना साहब की बात की कि उन्होंने भगवान का रोल कर दिया तो फिर दूसरे रोल करवाने में लोग डर रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुए। तो क्या फिर आप ये मानते हैं कि आपने सीरियल जब कर रहे थे फिर आपको फिल्म मिली, तो कितना फ्रेम में फ़र्क है और क्या मतलब टेक्निकलिटीज़ में फ़र्क है दोनों में, सीरियल और फिल्म में? ऐसा है कि मैंने एक चीज़ नोटिस करी, आज भी मैं कुछ मेरे टीवी के आर्टिस्ट लोगों को कोई प्रोजेक्ट के लिए मैं अभी जो फिल्में कर रहा हूँ, आप मुझे 4-5 साल से अभी या उससे ज़्यादा से जानते हैं। जी जी। तो हम भी फिल्म के लिए काफ़ी डिस्कशन करते रहते हैं। तो जो मैं टीवी वालों को फ़ोन पे या ऐसे मिल के मीटिंग करता हूँ कि मतलब ट्रेंड जो चल रहा है उसका बेनिफिट लेना होता है। जी जी। तो कुछ साल पहले जो OTT आने के पहले क्या था कि हमको फिल्म का एक पैटर्न बिल्कुल अलग था, टीवी का बिल्कुल अलग था, बीच में अभी ये OTT वेब सीरीज का आ गया है। जी जी। जिससे दोनों को थोड़ा बैलेंस हो गया है। तो होता क्या है कि फिल्म का जो एक्टर होता है वो भले साल में एक आध फिल्म करे, या बड़े मतलब कोई बड़े स्टार्स से आए, या नया भी कोई बंदा हो और उसको फिल्म का क्रेज हो, वो सही ट्रैक पे जा रहा है, क्योंकि कल को उसका जो भी स्ट्रगल होगा वो उसको बेनिफिट देगा, क्योंकि बाकी सारे प्लेटफॉर्म से ऊपर ही जाएंगे। और 70 mm की बात ही अलग होती है। और टीवी का क्या होता है कि आपको वहाँ पर उस एक्टर को, फिल्म वाले एक्टर को क्या होता है कि वो साल भर लग रहा है, 6 महीने लग रहा है, तो उसको वो क्रेज रहता है कि कब आएगी मेरी फिल्म, Exactly. कब सबको देखूं। तो वो जो एक्साइटमेंट और वो जो ये होता है अंदर से तड़प जो है वो टीवी में कम होती है। टीवी में क्या होता है कि टीवी में एक्टर का एकदम से एक सीरियल शुरू होते ही पहले 2-3 महीने 4 महीने के बाद जो पेमेंट आना लगता है, तो ये लोग का माइंड सेटअप थोड़ा सीधा ऊपर चढ़ता है कि मैं 1 महीने में कितने लाख कमा रहा हूँ, 5 लाख कमा रहा हूँ, नहीं मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है, मुझे ऐसे करना है, मैं और एक शो पकड़ता हूँ। फिर इनका कैलकुलेशन जो है ना, गाड़ी बंगला घर EMI पे आ जाता है। जी जी। उस बीच में वो टीवी का उनके ऊपर ये पड़ जाता है, खुमार चढ़ जाता है। खुमार चढ़ जाता है। और टीवी का खुमार ऐसा चढ़ता है कि फिल्म भी वो करना चाहते हैं, लेकिन उनको स्टडी नहीं होती कि फिल्म करने के लिए आप ज़्यादा पढ़े लिखे भी हो या पैसे वाले भी हो, या कभी कभी कोई गरीब आदमी नवाजुद्दीन जैसा भी आज स्टार है। और कितने बड़े स्टार हैं। जी जी। चाहे राजपाल यादव हो, पंकज त्रिपाठी हो, ये लोगों ने अपना स्ट्रगल करके आए हैं। जी जी। ये भी टीवी में होते तो आज कहाँ होते। जी, पैसे कमा लिए होते, लेकिन वो जो नहीं, टीवी में लेगा ही नहीं उनको, क्योंकि मैं दोनों तीनों चारों प्लेटफॉर्म। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ
क्या मैं एक बार नहीं, गया अभी था। बात चली तो बताता हूँ कि एक तो नवाजुद्दीन या आपने पंकज त्रिपाठी या राजपाल यादव टीवी में जाके ऑडिशन देते, वहां पर क्या होता, देखते नीचे ऊपर एक नौकर का रोल देते उनको, 4-5 दिन का। 4-5 दिन का, 10 दिन का कंटिन्यूटी का नौकर बन जाते। हाँ। क्या होता उससे, वो हमेशा के लिए नौकर बन जाते। आज बॉलीवुड के स्टार तो नहीं रहते। 2-3 हजार रुपए पर डे मिलता, जो अभी जो बजट कम हो गया। हमने देखा है ना, मैं जब शुरुआत में किसी को टीवी के बंदे को कोई ऐसा सपोर्टिंग फ्रेंड का रोल दे रहा हूँ, वो आज तक उसके बाल चले गए, वो बाप बन के आ रहा है, लेकिन वो वहीं पे है, वही है, सपोर्ट से सपोर्टिंग। तो सपोर्टिंग में ही रहेगा या कैरेक्टर में ही है, तो वो बाहर उसमें से नहीं निकल पाए। आई जस्ट वाना इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर नवाज सर या पंकज सर या और भी जो हमारे कैरेक्टर आर्टिस्ट हीरो बने हैं, वो अगर टीवी करते तो क्या। अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, एक बार मैं भी गया था 4 लाइन्स विशाल जी के पास, जो क्रिएटिव है, एक शो के लिए गया था। उन्होंने मुझे कंसीडर किया लीड के लिए, कोई बुंदेलखंड यूपी की कहानी थी, तो उन्होंने मुझे बैठ के एक अच्छा अलग सा एक वो दिया, मतलब डिनाई नहीं किया, लेकिन मेरे अच्छे जानकार हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि कुछ ऐसा आएगा तो मुझे याद करेंगे, लेकिन मेरा उतना सीरियल का मन नहीं होता। उन्होंने मुझे कुछ शेप बताया कि टीवी का कुछ जॉ लाइन या क्यूट बॉय वैसा कैसा शेप होता है, और फिल्म का कुछ डिफरेंट होता है। तो अब वो हमसे सीनियर है, हमने उनकी बात सुनी। आपको क्या लगता है कि टीवी का फेस कुछ अलग होता है, फिल्म का कुछ अलग होता है? होता है। ये इंसान भी अलग होते हैं, एक्टर भी अलग होते हैं, ऐसा कुछ ऐसा टीवी होता और है। फिल्म में क्या टीवी और फिल्म में तो क्या अलग होता है कि जब टीवी को एक समझ लीजिए कि मैं टीवी करूंगा, आगे भी करूंगा, मेरे कुछ फिल्में आने के बाद मैं एक टीवी 1-2 शो साइड में रखूंगा, जैसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कहूँगा, लेकिन 1-2 शो रखूँ तब के मेरी साइड में इनकम चलती रहे। सही है, स्टोरी टीवी, हाँ, टीवी में क्या है, आपको चैनल से एक बार आने के बाद एक शो चल रहा है तो हर महीना आपके पैसे आ रहे हैं, रोटेशन, तो आप कोई भी एक्टर्स को उठा के कास्ट कर रहे हैं। एग्जैक्ट। तो होता क्या है कि टीवी के एक्टर और फिल्म के एक्टर में फर्क ये होता है कि जो टीवी का एक्टर में जो गुड लुकिंग है, समझ लीजिए कि अगर वो बंदा मिडिल क्लास फैमिली का है, दिखा रहे, तो कास्टिंग डायरेक्टर जो एक्टर लोगों का ऑडिशन लेते ना, वहाँ क्या बोलते हैं कि रिच लुक चाहिए। अगर मिडिल क्लास फैमिली के लुक में आप आए, अगर मैं जेन्युइन कास्टिंग करूँ जी टीवी के डायरेक्टर, अब मेरे पे बात आई। हाँ, तो टीवी के डायरेक्टर्स को वो राइट नहीं है, Exactly. वहाँ चैनल से कास्टिंग होके आती सही है। बात। चैनल में जो क्रिएटिव बैठी है ना, वो स्कूल से पढ़ के आती है, स्कूल से सेट वाले स्कूल से नहीं, जहाँ शूटिंग होती है वो डिफरेंट स्कूल है। जो एक्टिंग स्कूल होती है और बाकी इसके स्कूल होती है, इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि सब रिच लड़कियाँ लड़के होते हैं, हाँ, जिनके पास पैसे होते हैं वही तो पढ़ेंगे। जो आप, ये एक कला का काम है। हाँ, यहाँ पर एक एक्टर है तो उसके ब्लड में एक्टिंग होती है, जी, जी। किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, आपको और जगाना पड़ता है। जिसके अंदर नहीं है उससे भी काम चला लेते हैं, लेकिन वो ऑडियंस को दिखता है कि भाई इज नॉट एक्टर। जी जैसे कि कोई डांसर है तो उसके बॉडी में डांस होता है, जी, नहीं होता है तो भी सनी देओल जैसा हम नचा सकते कर हैं, सकते लेकिन लोगों को पता चलता है कि सनी बाजी नहीं नहीं नचा कर सकते। सकते, बिल्कुल। वैसे ही सिंगर का भी है कि कोई बंदा सिंगर है तो वो गाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग क्वालिटी है लेकिन सब। रियल सिंगर की आवाज से पता चलता है हमको। जी, जी। तो ये क्रिएटिव चीजें ऊपर वाले ने बॉडी में डाला हुआ है, जी, अलग अलग इंसान के पास। जी और हमारा जो काम है डायरेक्टर, वो सीखना पड़ता है जो हमने सीखा है। जी जी, तो वो लकीली मेरे किस्मत में आया, मैं सीख लिया, तो मुझे बारीकियां पता चली। तो यहाँ पर जब टीवी का लोग बात करते हैं टीवी के लिए, तो जो कास्टिंग डायरेक्टर जो नए नए सीख के आए होते हैं, उनको क्या होता है कि एक लुक जो चाहिए वो रेफरेंस देते क्रिएटिव चैनल के, जॉन अब्राहम जैसा दिखना चाहिए। तो मैंने एक सीरियल किया था, भाग्यविता था, 2 महीने तक कास्टिंग हीरो की हो नहीं रही थी। जब मैंने ज्वाइन किया तो देखा 10-15 दिन से अब सारे से कास्ट हो गए, हीरो के लिए रुकी हुई है शूटिंग वूटिंग। दूसरा जॉन इब्राहिम चाहिए उनको, जॉन अब्राहम जैसा चाहिए थोड़ा सा, या ऐसा कुछ चाहिए। तो ये लड़का जो स्पीड क्या कहीं तो आया था, देखो एक्टिंग का क्या बोलूं मैं, तो ये विशाल जो है, बहुत सारे लोग एक्टिंग को सी से डिफाइन मैं करते नाम ले रहा हैं तो बोलेंगे सर, बोलेंगे जिनको एक्टिंग का सी भी नहीं आता। मैं विशाल का नाम दे रहा हूँ, विशाल करवाल, आप देखना वो बिग बॉस में भी थे। विशाल करवाल को कास्टिंग मैंने करी, ये पब्लिक पे चैनल पे, मैं अभी आपके चैनल पे बता रहा हूँ। ग्रेट। विशाल करवाल का दोस्त आया था ऑडिशन देने के लिए, ये घूमते आए थे, मैंने देखा, मैं कास्टिंग हैंडल कर रहा था, क्योंकि मैं जहाँ जिस प्रोजेक्ट में रहता था वहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर ऑप्शन देते थे
लेकिन मैं क्या करता था, डायरेक्ट ऑडिशन लेके ही जज करता था। जी जी। तो जब चैनल को दे रहे थे हम लोग, तो उसके दोस्त आए थे, तो वो बोले कि मेरा लीजिए सर। मैंने कहा ये लड़का कौन है? तो बोला वो एक्टिंग नहीं करता, उसका दोस्त। ये विशाल भी अगर सुन रहा हो तो समझे, उसका दोस्त मुझे उसका ऑडिशन लेने ही नहीं दे रहा है जानबूझ के। तो मैंने कहा कि आपका मैं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे उनका भी लेना है, ऑडिशन देखता हूँ। तो आप एक्टिंग करोगे? वो तो स्माइल करने लगे, क्योंकि वो रियलिटी शो से आए थे। तो आपको बोलूं कि मैंने, अब वो चैनल वाले भी सुन रहे होंगे और विशाल भी सुन रहा था, विशाल खुद जानता है कि मैंने 1 घंटे तक रीटेक करके 2 मिनट का सीन रीटेक करके मैंने देखा कि ये बैठ नहीं रहा, तो मैं एडिट कराया जाके मेरे वहाँ। अच्छा, ऑडिशन एडिट कराया? ऑडिशन मैं एडिट कराया, क्योंकि डायरेक्टर था ना, मुझे पता है इस लड़के को मैं कास्ट कराऊंगा। लुक मेरा जा रहा है चैनल पे अप्रूव, क्योंकि चैनल जो है ना लुक पे ज्यादा जाता है टीवी में। एग्जैक्टली। वो बोलते भी है कास्टिंग वाले या चैनल वाले कि एक्टिंग नहीं आई तो चलेगा। अब हमारे जैसे लोग सिखाए होते हैं ना, क्योंकि उनका ऑडिशन ही एडिट करके हमने डाल दी। कौन सा शो था वो? भाग्य विधाता, इतना बड़ा शो। हाँ एग्जैक्टली जी। तो भाग्य विधाता कलर्स में जो आता था, उसका जो मेन हीरो विशाल है, विशाल करवाल, उसका एडिटिंग करके मैंने ऑडिशन डाला चैनल में, और विशाल को बोला भी कि बजट ना कम मत करना। मतलब उस वक्त की बात है, 2010 की बात है, 9-10 की। तो मैंने कहा कि नए बंदे को नया लॉन्च नहीं कर रहे तो क्या होता है, 5-6 हजार रुपए, 5-6 हजार में निपटा देते। तो मैंने कहा कि 10-12 हजार के नीचे आना नहीं, तुमको कॉल आएगा, ऐसे बोला था। क्वालिटी मेंटेन करो सर, सब ट्रेड करके मैंने विशाल को भेजा। लेकिन भाई विशाल तो बाद में 2-4-6 महीने में मुझे ही पहचाना भूल गए। तो हमारा ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड। नहीं, मेरे साथ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। मेरे और एक शो में हिटलर दीदी जो रीति है, नहीं वो गाइस मुद्दा भटक रहा है, कहीं और पहुंच रहे हैं। नहीं, जब भी मिलते हैं तो लेकिन टकराना बहुत कम होता है, क्योंकि हम भी कुछ कर रहे थे तो हर कोई यहाँ पे चलता भी है कि कोई जो शो से कनेक्ट रहता है वहीं पे उतने लेवल पे चलता है। शो खत्म तो हम सब लोग ऐसे अपने अपने इसमें बिजी हो जाते हैं। तो बात वहाँ चल रही थी कि सीरियल का फेस और फिल्म का फेस अलग अलग होता है। तो सर ने बोला कि उनको जॉन इब्राहिम गुड लुकिंग चाहिए, भले मिडिल क्लास कास्टिंग चल रही हो। और तो अभी जैसे में क्या उसके बाद जैसे अभी फिल्म की बात आती है, तो वहाँ पर आप देखो आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहाँ है और राजपाल यादव, ये सारे जो लोग हैं, ये लोगों ने, ये जो डायरेक्टर्स थे, अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा हो गया, ऐसे जो डायरेक्टर्स उनके कनेक्टेड थे, उनके पीछे स्ट्रगल किया। टीवी में ये नहीं होता है। टीवी में हीरो आके पूछेगा, एक शो शुरू तो ही 2-3-4 महीने में उनको ये आइडिया लग जाएगी कि टीवी में पैसा आ रहा है, डायरेक्टर का या किसी का कॉल आ रहा है, या कोई प्रोड्यूसर नया शो बना रहा है, हाँ क्या पर डे देंगे, महीने में कितने दिन देंगे, नहीं मैं 15 दिन ही दे दूंगा, 10 दिन ही दे दूंगा, मतलब ये चालू शुरू हो जाता है। तो टीवी में जो वो चल जाता है ना उनके सर पे खुमार, तो वो पैसा भी कमाते हैं, वो उनकी अपनी लाइफ जीते। फिर उनको लगता है कि यार कोई फिल्म वाला, जैसे हम भी नहीं छोटी कम बजट की फिल्म बना रहे हैं, तो टीवी वाले को ब्रेक दे रहे हैं कि भाई तुम फिल्म में आना चाह रहे हो। उनको लगता है कि भाई ये क्या बात कर रहा है, हम स्टार हैं, हम ऑलरेडी स्टार हैं, ऐसा होता है। लेकिन उनको स्ट्रगल इतना करना पड़ता है। टीवी का ऐसा नहीं कि मैं उनकी टीवी की एक्टिंग की बुराई कर रहा हूँ, लोग भी मेहनत करते हैं, बहुत सुबह शाम काम लगता है, बहुत काम लेते हैं, 12-12 घंटे सेट पे ही जाते हैं, सुबह शाम मेहनत लगती है, कड़क बहुत हार्ड। टेक्निकली क्या होता है कि फिल्म में जो होता है कि हमको उसका रिजल्ट आफ्टर रिलीज होता है। टीवी में क्या होता है कि आपका फ्लोर पे, मतलब चैनल अपलोड, मतलब ये आपका ऑन एयर है, तो आपकी मीटर चालू है, तो फिर वो जैसे थोड़ा ठीक ठाक भी करेंगे, फिर छपाई भी होती है। मैं आपको बता दूं, कहने का मतलब ये, जैसे मीटर चालू हुआ, थोड़ी सी टीआरपी आई, चैनल क्रिएटिव खुश हुए, तो एक्टर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन फिल्म का मामला अलग है, शुरुआत से अंत तक आपको ध्यान देना होता है, आपके क्राफ्ट में काम होता है, सारी टीम करती है, क्योंकि जनता रिलेट करेगी, ऑडियंस रिलेट करेगी, तभी आप स्टार बन पाओ। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। सो एज अ डायरेक्टर क्या क्या डिफरेंट होता है टीवी और फिल्म में? एज ए डायरेक्टर टीवी में पहले क्या होता था कि डायरेक्टर जो है वो, जब फिल्म थी टीवी नहीं था, तो डायरेक्टर होता था, उसका असिस्टेंट्स होते थे, चीफ होता था जी, और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता था जी। अभी क्या हुआ है कि जब से टीवी आया तो डायरेक्टर तो होता ही है, फिर क्रिएटिव चैनल से भी होते हैं और क्रिएटिव
प्रोडक्शन में भी होते हैं, सेट पे भी होते हैं। सेट पे भी होते हैं, जी। फिर ईपी भी होते हैं, दोनों तरफ। जी। तो इतने डिपार्टमेंट बढ़ जाते हैं। और चलो टीवी में तो काम बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, तो हर किसी को काम बांटने के लिए होता है। जी जी। फिल्म में भले बड़ी हो या छोटी हो, वहाँ पर कमांड जो होता है वो अच्छा डायरेक्टर का जो टीम होती है उसी के अंडर में सारा काम होता है। जी। और उसके वजह से क्या होता है कि डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है ना, जी, तो जी। वो फिल्म जो अच्छी बनती है उसका जो क्रेडिट है वो जो मेन आर्टिस्ट कुछ रहते हैं और जो डायरेक्टर को जाता है। जी जी। तो इस हिसाब से टीवी में क्या होता है कि ये टीवी के कौन से डायरेक्टर को आप जानते हैं, कोई नाम याद है आपको? नहीं, मैं ज्यादा नहीं जानता। अभी दर्शकों को पूछ रहा हूँ कि आपको कोई टीवी का नाम याद है? तो मैंने मेरे एक्चुअली सीरियल का ऐसा मेरे कैरियर में कम से कम 35 सीरियल करके छोड़े होंगे, कभी 6 महीना, 3 महीना, साल, 2 साल, ऐसे वाले सीरियल। और मैंने आज फिल्म करने का ये मन बनाया जब मैंने Decision फैसला लिया। लिया खुद को ब्रेक देके, इस वजह से कि टीवी का काम नहीं ले रहा हूँ या कोई काम ऐसा नहीं ले रहा हूँ जहाँ मुझे बिजी रखे, ताकि मुझे जब जानते ही नहीं, मैं एक एम्प्लॉय की तरह अगर बैंक में हम जा रहे हैं सुबह, या मैं जितनी पढ़ाई किया हूँ तो नौकरी करता तो शाम को 5-6 बजे छुट्टी करके अपनी लाइफ सेट करके रख सकता था। बट मैं इस इंडस्ट्री में टीवी में इतना काम करके इतने सारे जो आप काम को गिनाया मैंने, तो मैंने ये नोटिस किया कि मुझे जानता ही नहीं, मुझे बताना पड़ रहा है। बाहर के तो छोड़ो, मेरे घर वालों को बताना पड़ता है, उनको पता नहीं कि है क्या। टीवी का एक प्रॉब्लम है, टीवी के कोई डायरेक्टर को नहीं जानता, ना कोई कैमरामैन को जानता है, क्योंकि टीवी में जो भी वो एक्टर को भी नहीं जानते, उनका जो कैरेक्टर का नाम होता है उनको जानते हैं। तो टीवी में क्या है, लोगों को जो फ्री में देखने के लिए मिलता है तो वो एंजॉय करते हैं, टाइम उनका चला जाता है, कोई एक सीरीज को पकड़ के फॉलो करते हैं। लेकिन आप एक देखना कि आप किसी एक्टर के लिए पैसे दे के थिएटर में जाते हो, ये डिफरेंस है कि उस एक्टर के लिए जो आपके ऑडियंस है, आपके फैंस है, वो देखने के लिए जाते हैं ताकि उनको वो एक्टर पसंद है, लेकिन एक्टर या डायरेक्टर का जो नाम होता है। लेकिन टीवी में क्या होता है कि आप ना मतलब पैसा देने की बात करेंगे कि भाई इस शो को देखने के लिए आपको पैसा डालना है, आपका वो शो नहीं चलेगा क्योंकि वो फ्री में चलना है, तो ऑडियंस को देखना ही है। आप कुछ भी दोगे तो भी देखेंगे, वो जिसमें कुछ अच्छा बनाया तो वो देखते रहेंगे, उसकी टीआरपी से प्रोड्यूसर कमाते रहेंगे। So, कहने का ये मुद्दा है कि कह रहे हैं कि सीरियल थोड़ा सा इजी रहता है, और सीरियल का एक और प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी स्क्रीन जैसे अभी 21 मिनट का एक टेलीकास्ट होता है, 5-6 मिनट का एड हो, 30 मिनट का एक एपिसोड होता है, तो 21-22 मिनट का जो टेलीकास्ट होता है, किस हिसाब से डायरेक्टर का नाम निकल जाता है, एक्टर का नाम निकल जाता है, पता नहीं चलता। ऑडियंस नहीं देखती, ऑडियंस देखती भी नहीं है कि कौन क्या है। फिल्म एक अलग है, जैसे कि एक यश चोपड़ा फिल्म्स, यश ने एक नाम आता है, तीसरी फिल्म। टीवी में फिल्म में जो है वो जो एक्टर है स्टार बन जाते हैं, सुपरस्टार है, तो उनके नाम पे फिल्में चलती है। और साइमल्टेनियसली आजकल थोड़ा दर्शक जो है, ऑडियंस थोड़ा जागरूक हो चुकी है, तो अच्छे डायरेक्टर का नाम जो सुनते हैं, जैसे पहले यश चोपड़ा जी, सुभाष गिल, और आज भी जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, अनुराग कश्यप, रामगोपाल वर्मा, भले उनको कोई ये नहीं, लेकिन मैं उनको ये सारे जो डायरेक्टर्स हैं इनका नाम मैं इनको गुरु मानता हूँ, क्योंकि क्रिएटिवली मैं उस फील्ड से हूँ। तो मेरे जो गुरु थे जिनके साथ मैंने कम काम किया, लेकिन वो भी एक बड़ी फिल्म थी 10 संजय दत्त वाली, अनुभव सिन्हा जी। तो ऐसे मैंने जो फिल्मों के जो डायरेक्टर्स थे उनके साथ काम करके भी, और कुछ लोगों का काम देखकर भी मैंने सीखा। और जो टीवी के थे, तो आप टीवी का कोई बड़ा डायरेक्टर मेरे से छोटा नहीं, मैं उनके साथ में काम किया। जो गैरी बिंदर मतलब कहने का मतलब टीवी से आप ज्यादा सीख नहीं सकते, नहीं, जस्ट टू 9 to 7। गलत नहीं। अच्छा, मैं आई वाज रॉन्ग सर, कुछ बताइए। सीखते बहुत है, टीवी से भी सीखते बहुत है। डिफरेंस ये है कि आप उस क्या लेना चाहते हो, सीखना चाहते हैं या नहीं, आपके ऊपर है। जैसे मैंने टीवी से जितना मुझे फास्ट काम करना है, जितना मुझे परेशानी में, मतलब ऐसे आदमी सर पे आ जाता है कि यार ये कैसे होगा, ऐसे में भी माइंड को कंट्रोल करके आप इसमें निकाल सकते हो। तो वो काम जो
मैंने लिया और जो सीखा, तो हसल में भी आप उसको मस्के के जैसा निकालो, ये चीज़ें मैंने सीखा और वो मैं फिल्म में मेरे यूटिलाइज करता हूँ। कभी ऐसा सिचुएशन आती है तो कभी डे लाइट निकल गई, ऐसे में क्या करूँ, तो ये पुरानी चीज़ें सीखी हुई आपको फायदा ही करती है। एजुकेशन आप बोलो पढ़ाई करते हो तो हम ये नहीं कह सकते पढ़ाई करके हमारा नुकसान हो गया है। पढ़ाई हमेशा कम हो या ज़्यादा हो आपको काम आएगी, भले कम हो या ज़्यादा हो आपको, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पैदा करेगी। वो मेहनत करने का जो ग्रेटिट्यूड है और एटीट्यूड है वो आ जाता है। सीरियल से एक टाइमिंग बन जाती है और रूटीन चल जाता है, सर्वाइवल आपका चल जाता है, तो बुरा कुछ नहीं है। लेकिन आजकल मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूँगा कि आजकल जो फीमेल हैं जो इंदौर से और मुंबई के आउटसाइड से आ रही हैं, वो ज़्यादातर वेब सीरीज़ में थोड़ा सा बीच में बोल्ड कल्चर आ गया था, बहुत सारे OTT आ रहे थे और ऐसे सीन्स आ रहे थे, तो जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादातर मोटिव बना रहे हैं, सीरियल कर रहे हैं। उनको लगता है सीरियल थोड़ा इजी है, सिंपल रोल होते हैं, ये जो बोल्ड सीन है वो नहीं करना पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है? हाँ, जैसे कि होता ऐसा है कि जैसे मेन जो फिल्म है, तो बॉलीवुड की फिल्म हो या साउथ फिल्मों में जब हीरोइन आती है तो वो अगर अपने को उसको छाप छोड़ना है तो वो पूरी तरह से तैयार होके आती है। उसको रोमांस भी करना है, हीरो के साथ किस करने का सिचुएशन आया है, रिक्वायर्ड है, उसको करने के लिए कंफर्टेबल है, कर लेती है। उसी तरह अभी OTT वेब सीरीज जो आया है, लेकिन बीच में सीरियल जो आया था तो वो फैमिली के अच्छे फैमिली की भी लड़कियां उसमें आती थी, तो लड़कियों को उसमें रोमांस या ये सारी चीज़ें करनी नहीं पड़ती थी, तो उससे वो कंफर्टेबल होती थी। और लेकिन OTT पे जो आई उस बीच में कुछ OTT ऐसे थे अभी तो इसका क्या होता है कि जिनको जो आर्टिस्ट को फिल्म का करना है लेकिन फिल्म मिल नहीं रही और सीरियल कर रहे हैं या सीरियल में उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन मजबूरी से करना चाहते थे, वैसे लोगों को जो ये वेब सीरीज का नया पैटर्न आया है तो उस प्लेटफॉर्म में इनको एक बेनिफिट है जहाँ पर वो कोई बोल्ड करना चाहती है या कोई रोमांस करना चाहती है, या बहुत सारी ऐसी आई थी कि ओपनली गाली गलौज चलता है, तो डिपेंड करता है कि वो जितना कोई आर्टिस्ट अपने हिसाब से कंफर्टेबल है उस हिसाब से ये प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप किसी चीज को मतलब गलत नहीं हाँ, नहीं गलत नहीं है, और आप सोचोगे कि मुझे फिल्म ही करना है लेकिन आपको मिलेगी तब करना है। एग्जैक्टली। सीरियल करना है, सीरियल मिलेगा तब करना है, ये भी एक पॉइंट है कि आप सोचो या नहीं मिलेगा, आपके पास पाले में जो पड़े जब गिरता है तब आपको करना होता है। उसमें अगर आपने टीवी में ज्वाइन किया तो आपको फिर इधर जंप करना भारी पड़ता है जब आपकी इमेज बन जाती है। जी। इमेज बनने से पहले जैसे अभी मैं कुछ लोग मुझे टीवी में ज़्यादा देखे तो मुझे कुछ टीवी वाला समझते हैं, कभी कोई मुझे EP समझते हैं तो EP वाला है, मैं बीच में कास्टिंग करता था तो कास्टिंग वाला समझते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर समझते हैं, कोई सुपरवाइजर प्रोड्यूसर लाइन प्रोड्यूसर समझता है जी। लेकिन ज़्यादातर टीवी देखने की वजह से मैं फिल्म से आया, उसके बाद भी मैंने 4-5 फिल्में करने के बावजूद मुझे कहना पड़ता है कि मैं ये फिल्म में असिस्टेंट था, ये फिल्म में एसोसिएट था, ये फिल्म में EP था, तो उनको बताना पड़ता है मुझे क्योंकि मेरी इमेज थोड़ी सी टीवी वाले ज़्यादा मुझे जानने लगे। ये तो बात रही इमेज की, मैं मुद्दा यहाँ पे था कि मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बोल्ड आर्टिस्ट की बात की जाए जिनको शायद उतनी अच्छी एक्टिंग नहीं आती है और शायद उनको अब जब अच्छी एक्टिंग और मेहनत नहीं करते हैं तो उनको मौका भी नहीं उतना मिलता है, तो इजी बहुत सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म हैं उनके लिए इजी हो गया। और उन लोगों ने, मैंने जहाँ तक मेरे भी कई दोस्त हैं बोल्ड आर्टिस्ट, उन्होंने महाड़ा में मीरा रोड में 2 BHK वगैरह ले लिया है। तो कभी कभी ऐसा हमारे घर वाले भी पूछते हैं क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में तो है, अब जिस लाइन में है तो शर्म लिहाज किस बात की, लेकिन अपना अपना दायरा है, हमें जो करना है वो हमारी अंदर से कबूलियत है जी। तो यही कहेंगे तो वो ज्यादा खुश हैं या हमें एक इंतजार सब्र करके ज्यादा खुशी माननी चाहिए क्योंकि उनके पास 2 BHK है, 50-60 हज़ार रुपए हर हफ्ते आ रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छे हैं या हम ज्यादा बेहतर है जो रिलैक्स कर रहे हैं? नहीं, क्या है कि ये बाद में जो बात आती है इंडिविजुअल पे आती है। जैसे अभी मैंने इतना काम किया बट आप कंपेयर करोगे कि एक नॉर्मल जो बंदे होते हैं, कोई एक रिक्शा भी चला रहा है वो भी अपनी फैमिली के साथ सेटल रहता है जी मुंबई में, लेकिन यहाँ पर इतने सारे रह के भी आर्टिस्ट हो या हम लोग भी हो तो सर्वाइव करते रहते हैं।
वजह ये है कि ये जो हमारा फील्ड है, चाहे फिल्म हो, टीवी हो या वेब सीरीज हो, कुछ एल्बम भी मैं बनाता हूँ, तो जी। सारे प्लेटफॉर्म का मैं जानता हूँ। तो जी। उस हिसाब से जो भी आर्टिस्ट होते हैं, ये शुरुआत में इनको, लड़कियों को खासकर मिसगाइड होते हैं, क्योंकि अगर वो सही बंदे को नहीं मिलते हैं तो वो बंदा उनको होल्ड पे रखता है कि रुको, तुमको उनसे मिलाना है, तुमको उनसे मिलाना है। तो वो वेटिंग में वो चीज़ें जो है, उनका सर्वाइवल का जो भी उन्होंने जमा पूंजी रखी होती है, तो उस दौरान कुछ आर्टिस्ट लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो ट्रैक में 1-2 बार में सीख जाते हैं, 1-2 पास आउट रहने के बाद, तो वो कुछ मिले ना मिले वो अपना साइड में कुछ करना शुरू कर देते हैं, कोई बिजनेस डाल देते हैं, कोई अलग बिजनेस में लग जाते हैं। जैसे बोल्ड है, कोई अपने शौक से, हर कोई आर्टिस्ट तो करती नहीं होगी जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन कुछ प्रोड्यूसर लोगों को बोल्ड करना है तो वो ऑफर देते हैं, तो मेंटेन भी करने के लिए, या कुछ लोगों को मिसगाइड किया जाता है कि तुम थोड़ा सा बोल्ड करोगे, अचानक से वायरल चमक जाओगे, वायरल हो जाओगे। आजकल उसका एक आर्टिस्ट का नाम आ रहा है, तो उनका नाम ले लूं क्या मैं? ले लीजिए। पता चला फिर हम हर जगह से फ्री है, नहीं, किसी का उन्होंने खौफ भी नहीं, मेहनत की है, सच लेकिन बात है। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अपने बलबूते पे करें। जी, जी। जैसे अभी खुशी मुखर्जी का नाम वो आजकल बहुत आ तो रहा है, बहुत बड़े-बड़े लोग उनके का नाम ले पीछे रहे हैं। चीजें चल रही है, उनके न्यूज बन रहे हैं। वैसे ही कुछ आर्टिस्ट अपने बलबूते पे फिर देखते हैं कि मैंने ये शो तो कर लिया, ये तो कर लिया, लेकिन मुझे अपने से ही जी जी कुछ करना पड़ेगा, करना होगा। उस हिसाब से खुशी मुखर्जी है, या अपने बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं करी, लेकिन कुछ 1-2 काम करके नाम हो गए। जैसे अभी ये हमारी अच्छी आर्टिस्ट थी शेफाली जरीवाल, जी जी लेकिन उनके जाने के बाद सबको जी, जी। उनकी याद आई। तो बिल्कुल। इस तरीके से होता है जी। कि आप एक भगवान काम उनकी करो। आत्मा को शांति दे। और खुशी जी की बात की, बहुत सारे लोग उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, क्योंकि और एक और मैं बात को यहाँ लेके जाता हूँ। एक और नाम सुना होगा आपने, कुंभ के मेला में कोई और लड़की थी, औरत तो नहीं बोल सकते, लड़की थी जिसका नाम था मोनालिसा। तो आपको क्या लगता है, वो प्री प्लान था या क्या था उसको वायरल करने के? क्योंकि जो उनके डायरेक्टर हैं सनोज मिश्रा, और वो उनको भी मैं भली भांति जानता हूँ, तो क्या प्लान था वो वायरल करने का? जहाँ तक मैंने, जितना मेरा एक सर्कल होता है ना, एक दायरा होता जी, है, जी, जी। तो मेरा जो दायरा रहा है, जितना मुझे नॉलेज है उतना ही है। मुझे मराठी की भी ऑफर आते थे, क्योंकि मैं मराठी अच्छी जानता हूँ। जी, जी। और आगे चल के मैं फ्यूचर में बनाऊंगा, क्योंकि वो मेरी यहाँ की भाषा है, या जी। कल को मैं हिंदी बनाऊंगा तो मराठी में उसका डब भी करूंगा। जी, जी, जी। कन्नड़ मेरी मातृभाषा थी तो कन्नड़ में भी करूंगा, जो जी। मैं जानता हूँ, समझता हूँ। जी जी लेकिन मुझे भोजपुरी की भी कभी आते थे, क्योंकि कुछ सर्कल में पहचान होती थी, लेकिन मैं करता नहीं था। जी जी तो गुजराती की भी आते थे जी। कुछ मुझे ऑफर। जी जी आपको बता दूं, लॉकडाउन के टाइम में सब काम बंद था, तो उड़ीसा का मुझे काम आया था, उड़िया उड़िया का। फिल्म, हाँ। लेकिन मैंने बोला कि प्लेटफॉर्म मुझे ये नहीं करना है, जी, जी। एक दायरे में रखता हूँ, काम हो या ना जी हो। जी तो उस हिसाब से आपने मोनालिसा जी का ही बात किया, तो इसमें भी कुछ ग्रेड्स है। जैसे ए लिस्टर्स का काम होता है, जैसे अपने बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स हैं। फिर थोड़ा सा नए जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, एनएसडी के होते हैं, जैसे इन्होंने नाम किया अभी अपने नवाज भाई और जी, ये जी। सारे जो थे। जी जी इसी तरह कुछ एक ऐसा चलता है जहाँ पर एक अलग ग्रुप होता है, वहाँ पर से ये मैंने थोड़ा सा सुना, तो इनके बारे में मैं ज़्यादा स्टडी नहीं किया। तो कभी ऐसा होता है ना कि आपने ज़्यादा उस दायरे में जाना नहीं है, तो आप इग्नोर कर देते हो, या आप देखा मतलब आप कमेंट नहीं करना चाह रहे इसमें? नहीं, मुझे नॉलेज, जिसका नॉलेज नहीं, मैं वहाँ कमेंट करता नहीं। एग्जैक्टली। मोनालिसा जी जहाँ पे भी मैंने देखा है उनका, वो खूबसूरत अच्छी लड़की हैं जी, और उनका क्या क्या कुछ चल रहा था, हल्का हाईलाइट देखता था, तो वो हर चीज पड़ेगा नहीं ना, जैसे क्योंकि मेरे ख्याल से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो रहने वाली इंदौर की हैं, लेकिन फेमस हुई वो कुंभ में, इलाहाबाद में, जिसको प्रयागराज कहते हैं। अच्छा। और उसके बाद जो मिश्रा जी थे, सनोज मिश्रा, उनके ऊपर रेप का कुछ ऐसा अच्छा, लगा यहाँ है, तक यहाँ तक ये पता सारी है। बातें मुझे कुछ भी उसके नहीं पता। अलावा जी। वो आज भी साथ में है, तो ये अच्छा। कुछ मैटर हाँ, ये, तो वो कहानियां हाँ, समझ कुछ सकने वाली है। अब हम लोग फिल्मी लोग हैं तो इतना तो समझ सकते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, चलिए मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। जी। और मैं आपका फेवरेट काम जानना चाहता हूँ। आपका ख्वाब था सलमान खान के साथ काम करने का, और ऊपर वाले ने आपका ख्वाब पूरा भी किया।
पहला आपका सुकून वाला काम कौन सा था और वो कैसे मिला आपको, आपको लगा कि भाई दिस इज माय लाइफ? एक तो सबसे पहला जब काम मिला तो मैं उस टाइम में तो मतलब जब तक वो चलता रहा 15 दिन जी का काम था, तो उस बीच में मैं एक अलग हवा में हूँ, हवा में था दुनिया में, मतलब ये क्या हो रहा है ऐसे था। हाँ। और वो सेट का माहौल वगैरह तो मतलब इतना प्यारा था कि मुझे कहीं कोई किसी ने नयापन दिखाया ही नहीं। उसके बाद थोड़ा सा मैं ब्रेक होने के बाद काम ढूंढते ढूंढते मांग के काम एक लिया जो टीवी का। शुरुआत के 2-3 महीना तो मेरी वहाँ पे रेल बना दी, मतलब नया असिस्टेंट की तो रेल बना देते। 4-5 माले की बिल्डिंग थी, नीचे से ऊपर तक फाइलें लेके भागता था मैं। लेकिन जवान था और अल्लाह ने उतनी तंदुरुस्ती भी दी थी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो जो मेहनत करने के बाद तो नीचे से असिस्टेंट से लेके ऊपर चढ़ते गए और फिर चीफ असिस्टेंट बने, फिर एसोसिएट बने। वो जो दौर था पूरा डायरेक्शन सीखने का, उसमें जो मेहनत करी थी शुरुआत में, वो एक ऐसी आर्मी की ट्रेनिंग होती ना, ऐसी ट्रेनिंग में मेरा काम हुआ। उस बीच में क्या होता था कि वहाँ मैंने 1.5 साल काम किया, पूरा ट्रेन होके फिर मैं अरुणा रानी जी के पास आया। तो वो 6 महीने मेरे लिए बहुत लाजवाब थे। फिर मैं नाम गिना रहा हूँ जिनके पास, शायद वो अभी उनको याद होगा क्योंकि वो सब सेलिब्रिटी है, उनके पास तो असिस्टेंट लेवल पे आते रहते जाते रहते। फिर भाग्यश्री जी का कागज की कश्ती चलता था, वहाँ पर आया। वहाँ पर आने के बाद फिर मुझे बालाजी से बुलावा आया, किसी ने रिकमेंड किया, तो एकता कपूर जी की बालाजी में मैं ज्वाइन हुआ। तो गया तो वहाँ पे चीफ असिस्टेंट के तौर पे। फिर मैंने देखा कि यार ऑफिस लेवल पे थोड़ा सा पैसा वैसा मुझे बढ़ाना था, तो मैं वहाँ पे एज ए शेड्यूलर ज्वाइन हुआ। शेड्यूलिंग करने लगा। शेड्यूलिंग करते करते मैंने 3-4 शो कर लिए। तो एक शो का फिर मैं शायद वहीं से ईपी भी था। मैंने 5 शो किए वहाँ पे बालाजी में, नाम लिखा था मैं। पहला शो था मेरा कहानी के अंदर की, राका हमारे मेन थे, ईपी थे और मैं शेड्यूलर था। फिर कहीं तो होगा, यही अपना राजू जी का। फिर मेरा था के मेनन जी की वाइफ है, कोई दिल में है क्या कैसा है, कहना है कुछ मुझको, ये 2 टाइटल है ना आर्टिस्ट का, मुझे बहुत साल हो गए ना। और एक था अपनी शब्बीर आली वाले का भी एक शो था, वो कोई दिल में है शायद, आमिर साहब भी थे उसमें। और एक था क्या हादसा क्या हकीकत। ये 5 शो मैंने किए। इसमें श्वेता तिवारी के शो में, श्वेता जी को ये पता नहीं कभी सुनेंगे तो, उस रात को श्वेता तिवारी जी पैकअप करके घर चली गई और दूसरे दिन सुबह मैंने बालाजी छोड़ा। और कभी एकता जी या श्वेता जी सुनेंगे तो ये प्रोडक्शन वाले जो हैं उनकी मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन उन्होंने उनकी मिस अंडरस्टैंडिंग या इससे वजह से मैं खुद छोड़ दिया। ताकि श्वेता जी करती थी कसौटी, क्या हादसा क्या एपिसोडिक के लिए वो आई थी और वो मेरे हाथ में था। और गैरी बंदर जी जो अभी गुजर गए हैं वो डायरेक्टर थे। तो श्वेता जी ने मुझे क्या बोला कि मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि उनका कसौटी वालों के साथ क्या बात है हुई है। तो मुझे खुशी हुई कि मेरा नेक्स्ट डे का भी एपिसोड कर रही है श्वेता जी। तो थैंक यू करके मैं बोला, और 2 बजे तक वो करती रही। और 2 बजने की जगह सुबह 8 बज गए, करती रही। 8 बजे से मैं घर पे, सब लोग का पैकअप हुआ, श्वेता जी भी चली गई, मैं जाके अपने घर पे जस्ट सोने जा रहा हूँ, फोन आ गया प्रोडक्शन वाले का। उनका भी नाम बताता हूँ, हमाउन नाम है उनका, बड़ा नाम है बालाजी में रहते हो। हमान जी फोन किए, कहा हो? मैं बोला मैं बस अभी आके सो रहा हूँ पैक कर, अभी ऑफिस में आ जा। श्वेता सेट पे नहीं गई, कसौटी कैंसिल हो गई। मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि अभी सुनते होंगे हमान जी को, मैं बोलूँगा मैंने उनको यही जवाब दिया कि हमान जी मैं कसौटी नहीं करता हूँ, मैं क्या हादसा करता हूँ। मुझे लगा हमान जी को कंफ्यूजन होगा कि मुझे दूसरे का कॉल नहीं, कसौटी का भी मैं ही देख रहा हूँ ऐसा लगा होगा क्योंकि वहाँ होता था ऐसे। तो मैं क्या हादसा करता हूँ, मैं कसौटी नहीं करता हूँ, ऐसे मैंने बोला। तू मेरे से ऐसी बात करता है? इतना बोलने के बाद मैं तो बाइक लेके वहाँ मीराउड में थोड़े दिन के लिए रहने गया था। वहाँ से मैं मन में डिसाइड करते आया कि मैं डिजाइन देख छोड़ूँ। तो कल एकता जी की क्या है, वो इतने सारे शो करती है तो मेरी कभी उनसे ऐसे बातचीत हुई नहीं, तारुफ नहीं। हाँ, तो वो मैं वहाँ पे दिखाने होगा, उन्होंने देखा था मैं काम करता था उनके शो पे, 1-1.5 साल था मैं। लेकिन जब शो छोड़ने के बाद कैसे क्या हुआ, हाँ केतन जी थे, अभी नहीं होंगे वहाँ पे, अभी वो दूसरे कहीं पे है जी, या अपना कुछ कर रहे हैं। तो केतन जी ने अमान जी को बोला कि उसकी क्या गलती है, उसका थोड़ी शो है, ऐसा बोला भी उन्होंने। तो नहीं वो बात उसका टोन देखो, बात देखो ऐसे। अभी रात भर
2 दिन से आदमी जाग रहा है तो टोन का क्या होगा सही उसको? बात, हाँ, सही बात। नींद तो आंखें नहीं खुल रही है, मैं बात क्या करूंगा? अभी मैं एक और ऐसे हो गया था। जहन से मैं बात आई तो मैं आपसे पूछ देता हूँ, फिर से आपका मैं तारुफ करा देता हूँ दर्शकों से। हाय गाइस, मेरा नाम जैद अहमद खान है और ये शो है मुद्दा क्या है। मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन हम इसको एक कॉमिक वे में लेते हैं ताकि किसी जनता का, किसी इंसान का दिल ना दुखे। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने क्या लॉबी बना रखी है कास्ट के हिसाब से, या फिर कुछ नेपोटिज्म तो एक अलग बात है। आपने बोला कि राजा का बेटा राजा ही बनता है क्योंकि उसकी परवरिश, उसका अख्तियार, उसकी एक्टिंग, उसकी सब कुछ वो सिखाते हैं, खर्च करते हैं। लेकिन अभी कोई भी दिल्ली से मुंह उठा के, शाहरुख खान साहब की बात अलग है, कोई भी दिल्ली से मुंह उठा के आ जाए और बोले कि मुझे खड़ा कर दो, अगर वो उस लायक नहीं तो कौन खड़ा करेगा? तो आपको ये लगता है कि लोगों ने लॉबी बना दी है और ये बीच में ऐसा हुआ है कि लोग बोलते हैं कि हमारे लोग, आपके लोग, क्योंकि मैं भी बहुत सारी जगहों से, जैसे आपने बोला कि निकाले गए, तो हम लोग को भी वो फील होता है लेकिन हम जाहिर नहीं करते कि भाई इंडस्ट्री ऐसी है। हम लोग जब से एक्टिंग और अपनी फील्ड में आए ना, तो हमारे लिए कोई धर्म नहीं है, हम कर्म प्रधान मानते हैं, कर्म ही पूजा मानते हैं। सेकेंडरी हर चीज़ है क्योंकि आपकी मेहनत, आपका कर्म ही सब कुछ है, ये आप मानते होंगे। तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ, मुद्दा ये है मेरा कि क्या कुछ लोग लॉबी बना रहे हैं, हमारे लोग, आपके लोग, ऐसा कुछ मसला है क्या? नहीं, मैंने फिल्मों में जितना काम किया वहाँ पर मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा। और जो एक टीवी है तो कोई उसको छोटा नहीं कह सकते, या मैंने कभी किसी का नाम भी लिया तो उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है जी। जैसे अभी लास्ट में इसमें अमन जी का नाम लिया जी जी। तो वो बाद में मुझे टकराए, मिले, फिर हम वो मेरे सीनियर थे, क्योंकि वो, उनको मैं बुरा नहीं कह सकता क्योंकि वो, मैंने रिजाइन दिया, जी, उन्होंने जी। मुझे जहाँ निकालना नहीं था, आपकी मर्जी से। हाँ, मैं अपनी मर्जी से छोड़ा क्योंकि मैं मतलब अभी वो मतलब सर पे आ गया था, तो जी, मैंने जी, कहा जी। कि छोड़ दो। हाँ। और मेरे दिमाग में वो चल भी रहा था कि मैं कहाँ टीवी में फंसा हुआ हूँ, जी जी। क्योंकि मैं फिल्म से आया था, तो उसके बाद मैंने फिल्म ही करी, जी। 3-4 महीने के बाद ये 10 की थी जी। संजय दत्त वाली। जी। तो उसके बाद मुझे वो मिले तो मैं और वो अच्छे से बात की, कहीं बैठे थे हम लोग किसी रेस्टोरेंट में, तो वो सामने दिखे मुझे, ऐसा हुआ था। तो ये जो धर्म और की बात है, तो जैसे कि अच्छी लॉबी है, अच्छा आपका कंपनी है, जैसे एकता जी की बालाजी होती है, या मैं दीप्ति भटनागर के पास था बिटवीन 2004 से लेके 9 तक, 5 साल तक मैं मतलब करते, बाहर भी करता था, वहाँ पे भी करता था, ऐसा था जी। तो इस दौरान मुझे कभी ये धर्म वगैरह सारी चीजें कहीं दिखी नहीं। कोई शो पे एक आध कभी ऐसे नजर आया होगा तो वो इग्नोर कर दिए कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जी जी। जैसे नॉर्मली कभी कभी होता है, तो इसलिए मुझे कहीं से ऐसा कुछ नजर नहीं आया। और रही जो काम की बात है, जितने भी लोग हैं, चाहे फिल्म हो या टीवी हो, हर जो आर्टिस्ट टिका है एक टैलेंट के साथ साथ एक ये भी होता है, ये मैं मानता हूँ, हाँ, कि आज आप हो मेरे साथ में, जी, जी। आप अच्छा खासा धीरे धीरे करके अपना काम जी, जी। बना रहे हो, जी। लोगों की नज़र में आ रहे हो, तो ये सारा चीज़ें होती भी है। किसी का जल्दी होता है, किसी का देर लगती है, जी। लेकिन जो छूट गया, मतलब जो थक गया तो फिर थक गया, और जो कर रहा है, जो लगा हुआ है, जिसके पास चाह है, वो उसकी वो राह चलता ही रहा, उसकी राह है, वो चलता ही रहेगा। जैसे अमिताभ बच्चन जी ने कभी कहा था। जी। और कुछ ऐसे चीजें होती है जहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन होता है कि आप सामने जाके किसी को मिलना है तो शायद आपका काम बन सकता है, ऐसे आपको लगता है, लेकिन आपके सामने चौकीदार खड़ा है रिसेप्शन पे, आपको और एक वो रिसेप्शनिस्ट खड़े हैं जी। आपको पूछेंगे, आपको देखेंगे, आप मतलब ऐसे नॉर्मल दिख रहे हैं तो आपको मिलने देंगे ही नहीं, बिल्कुल सही बात। तो आप कैसे जाएंगे? तो ऐसे में कभी ऐसा लगे कि ये दीवार है और मुझे कूदना है, तो आपको कूदना है, मैं कूदा हूँ। मैं, लोग सोचते होंगे कि ये बातें करते हैं, लेकिन मेरे काम ऐसे ही हुए कि मैं जहाँ कोई जाता था तो मेरा एटीट्यूड, पढ़ा लिखा भी था और गॉड गिफ्टेड एक एटीट्यूड ही ऐसा था। जी, जी। पहले गांव से आए थे हम, लेकिन जैसे हम इंटर करते थे तो वॉचमैन हमको नीचे से ऊपर तक देखता था तो पूछ नहीं पाता था, क्योंकि एटीट्यूड ही ऐसा था कि ये कोई है भाई, पूछ के फिर उल्टा जवाब ना मिले। सो गाइस, ये भी मेन मुद्दा यहाँ है कि विश्वास, कॉन्फिडेंट होना चाहिए।
क्योंकि आपके बॉर्डर आपके जो आपको मिलने नहीं देते उनकी भी ड्यूटी है, वो भी मजबूर है, क्योंकि 2-2.5 हजार लोग ऑफिस में सीधे चले जाते हैं, पूछते हैं। पहले अभी तो व्हाट्सएप का और मेल का जमाना बंद ही हो गया। हाँ, जमाना आ गया, आप जा ही नहीं सकते। हाँ, वॉक इन सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन आप ऐसा एटीट्यूड, ऐसे आप सब और अच्छे व्यवहार के साथ जाएं, ताकि वो जो वॉचमैन है, जो दीवार है, वो मजबूर हो जाए और उनके जहां आपकी किस्मत खड़ी है, जो आपको किस्मत आपकी बनाने वाली, वो आपके सामने आ जाए। सो इन्होंने एक और मुद्दा क्लियर किया कि आज भी हमारे यहाँ पे एकता है, एकता बालाजी वाली नहीं, यूनिटी वाली एकता है। कोई यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपनी अपनी लॉबी बना रहे हैं, तो हमारे लिए तुम्हारे लोग। हमारे फील्ड में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में यही एक वो है कि यहाँ पे कोई धर्म प्रधान काम नहीं होता, कर्म प्रधान काम होता है। सो गाइस, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम है जैद अहमद खान और चल रहा है मुद्दा क्या है। मेरे साथ है नज़ीर साहब, डायरेक्टर सर, और आगे इनसे रूबरू होंगे शॉर्ट ब्रेक के साथ।